आज हम लोग केंद्रीय मंत्रिमंडल के बारे में जानेंगे। कई बार लोग मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में कंफ्यूज हो जाते हैं। उसी तरह से कई बार लोग कैबिनेट मिनिस्टर, केंद्रीय राज्य मंत्री यानी कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट, केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार यानी कि इंडिपेंडेंट, या फिर उप मंत्री, इन सब नामों से कंफ्यूज होते हैं। कई बार नामों का जिक्र होता है कि प्रधानमंत्री ने कैबिनेट की बैठक बुलाई जिनमें कैबिनेट के सारे मंत्री शामिल हुए। तो इस प्रकार से कई लोग इन नामों में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आइए हम इसी बारे में चर्चा करते हैं इस टॉपिक में। दोस्तों, ये टॉपिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे कई बार क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं जो स्टूडेंट्स के क्या होता है, सर का दर्द बन जाता है ना, ऐसे ऐसे जो नाम होते हैं। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखें। और लास्ट में फ्रेंड्स मैं इस वीडियो में प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो पहले आ चुके हैं वो भी मैं करवाऊंगा। लास्ट में मैंने 8-10 MCQ भी रखा है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखें। और अगर आप नए हैं दोस्तों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए वीडियो का इन्फो आपको मिल जाए। तो दोस्तों आइए देखते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल के बारे में। दोस्तों, जैसा कि इसमें क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं हम सरकार को। फ्रेंड्स, सरकार में क्या होती है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका सब आते हैं। तो पहले हमें देखना है कार्यपालिका को, क्योंकि हमारा टॉपिक है केंद्रीय मंत्रिमंडल के बारे में जानना। तो दोस्तों, कार्यपालिका में जो सबसे ऊंचा स्थान होता है वो होता है राष्ट्रपति का, और उसके बाद होता है उपराष्ट्रपति का। तो फ्रेंड्स, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति ये जो है, ये क्या है, ये तो एक संवैधानिक संस्था है, एक संवैधानिक पद है, और इनका चुनाव जो होता है वो अलग होता है। और ये लोग जो है ना, ये कार्यपालिका के प्रधान होते हैं, प्रधान के रूप में काम करते हैं, राष्ट्रपति भी। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं, इसके अलावा जो है हम प्रधानमंत्री को देखते हैं। प्रधानमंत्री जो होता है वो सबसे हाई पोस्ट होता है कार्यपालिका में। और प्रधानमंत्री के बाद आते हैं मंत्रिमंडल के मंत्री, जिसे हम कैबिनेट मंत्री भी कह सकते हैं या फिर उसे वरिष्ठ मंत्री भी कह सकते हैं। उसके नीचे आते हैं केंद्रीय राज्य मंत्री, और जो कि क्या होता है, स्वतंत्र प्रभार का होता है। और उसके बाद आते हैं केंद्रीय राज्य मंत्री, जो केवल राज्य मंत्री होते हैं। दोस्तों, राज्य मंत्री दो तरह के होते हैं। एक वो राज्य मंत्री होते हैं जो कैबिनेट के मंत्री को फॉलो करते हैं, और एक वो राज्य मंत्री होते हैं जो डायरेक्ट प्रधानमंत्री को फॉलो करते हैं। तो जो डायरेक्ट फॉलो करते हैं प्रधानमंत्री को, वो होते हैं स्वतंत्र प्रभार वाले। उसके बाद सबसे नीचे होते हैं उप मंत्री, जो केंद्रीय राज्य मंत्री जो होता है उनको फॉलो करते हैं। तो दोस्तों, ये जो हायरार्की बनी हुई है ये काफी इंपॉर्टेंट है। कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं दोस्तों। तो मैं एक एक एग्जांपल देकर मैं हर चीज को बताऊंगा, हर पॉइंट्स को बताऊंगा। तो हमारे साथ बने रहे दोस्तों, और लास्ट में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे ताकि आपका जो है कॉन्फिडेंस और बढ़ जाए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने देखा है आर्टिकल 74 में, उसमें दिया गया दोस्तों कि राष्ट्रपति की सहायता व सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा, जिसका प्रधान यानी कि मुखिया जो होगा वो कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। दोस्तों, मंत्रियों की सलाह पर ही राष्ट्रपति जो है वो आगे का कार्य करेगा। जो भी अपना निर्णय लेना होगा उसे वो कैबिनेट के मंत्रियों और प्रधानमंत्री की सलाह से ही वो करेगा। तो ये ऐसा दिया गया है आर्टिकल 74 में, जो ऑलरेडी क्या है फ्रेंड्स, मेंशन है। तो दोस्तों, हम पहले देख लेते हैं मंत्रिमंडल के मंत्री को, यानी कैबिनेट मंत्री होता क्या है। दोस्तों, कैबिनेट मंत्री जो वो होते हैं जो गिने चुने मंत्री होते हैं, इसे प्रधानमंत्री चुनता है। कोई भी ऐसा डिसीजन लेना हो, कोई भी देश में बड़ी डिसीजन लेना हो, तो वो या फिर कोई भी कानून पास करना हो, किसी मुख्य मुद्दे पर बात करनी हो, तो अपने कैबिनेट मंत्री जो होते हैं, उसके वरिष्ठ मंत्री जो होते हैं, जो गिने चुने होते हैं, 10, 20, 25 होते हैं फ्रेंड्स, उससे ज्यादा नहीं होते। जैसे रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, है ना, रक्षा मंत्री, ये सब जो होते हैं फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे देश की तरक्की में। तो दोस्तों, ये जो होते हैं सारे कैबिनेट के मंत्री होते हैं, और ये डायरेक्ट प्रधानमंत्री को फॉलो करते हैं। प्रधानमंत्री के बाद ये जो है फ्रेंड्स, ये दूसरे नंबर के बड़े मंत्री होते हैं। दोस्तों, इसके बाद जो आता है वो आता है केंद्रीय राज्य मंत्री। दोस्तों, केंद्रीय राज्य मंत्री जो पद होता है वो कैबिनेट मंत्री से नीचे होता है। और ये जो होते हैं फ्रेंड्स, ये दो तरह के होते हैं, एक होते हैं स्वतंत्र प्रभार वाले और एक बिना स्वतंत्र प्रभार वाले। तो दोस्तों, जो स्वतंत्र प्रभार वाले होते हैं उन्हें एक मिनिस्ट्री दे दी जाती है स्वतंत्र रूप से। वो उसके मतलब बिल्कुल इंडिपेंडेंट रूप से उस मिनिस्ट्री को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, उस मिनिस्ट्री पर वो ध्यान देते हैं। जैसे फ्रेंड्स आयुष मंत्रालय हो गया, या फिर योगा हो गया, आयुर्वेदा का जो होता है फ्रेंड्स, वो भी एक मंत्रालय होता है, लेकिन वो इतना इम्पोर्टेंट मंत्रालय नहीं होता। तो ऐसे जो ज्यादा इम्पोर्टेंट मंत्रालय नहीं है लेकिन है वो मंत्रालय, उस मंत्रालय को स्वतंत्र प्रभार के रूप में तय करके किसी मिनिस्टर को दे दिया जाता है, ताकि वो उस पे इंडिपेंडेंट रूप से काम करे और उसको डायरेक्ट वो प्रधानमंत्री को
क्या करे, रिपोर्ट करे। तो फ्रेंड्स कैबिनेट मंत्री जिस तरीके से प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता है, उसी तरीके से जो स्वतंत्र प्रभार वाले होते हैं वो भी सीधा प्रधानमंत्री को ही रिपोर्ट करते हैं। दोस्तों इसके बाद जो आता है तीसरे नंबर पे वो होते हैं केंद्रीय राज्य मंत्री। ये जो केंद्रीय राज्य मंत्री होते हैं फ्रेंड्स, ये जो है वो सीधा कैबिनेट के मंत्री को फॉलो करते हैं, यानी कि कैबिनेट के मंत्री जो भी टास्क देते हैं फ्रेंड्स, उसे केंद्रीय राज्य मंत्री क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, उसे फॉलो करते हैं, उन्हें उसका टास्क परफॉर्म करके उसका रिपोर्ट देते हैं कैबिनेट मंत्री को। तो ये होते हैं केंद्रीय राज्य मंत्री। उसके बाद जो होते हैं फ्रेंड्स वो होते हैं उप मंत्री। ये जो उप मंत्री होते हैं वो केंद्रीय राज्य मंत्री को फॉलो करते हैं, यानी कि अपनी जो भी रिपोर्ट होती है वो केंद्रीय राज्य मंत्री को देते हैं। ये सबसे छोटे कद के होते हैं और इनके नीचे अब कोई नहीं होता। तो दोस्तों हमने जैसा देखा कि एक नंबर पे हमारे आते हैं कैबिनेट के मिनिस्टर, दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे राज्य मंत्री जो कि केंद्रीय राज्य मंत्री होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं। तीसरे नंबर पर होते हैं फ्रेंड्स केंद्रीय राज्य मंत्री। ये जो होते हैं वो कैबिनेट के मंत्री को फॉलो करते हैं फ्रेंड्स। वो राज्य मंत्री जो सीधा प्रधानमंत्री को फॉलो करता है वो स्वतंत्र प्रभार का होता है, और वो राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार का नहीं होता वो कैबिनेट के मंत्रियों को क्या करता है, फॉलो करता है। मैं एग्जाम्पल दिखाऊंगा दोस्तों आपको, ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स जी ये जो मंत्री परिषद बनती है फ्रेंड्स, ये सारे के सारे जो मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री से लेकर के उप मंत्री तक के जितने भी होते हैं फ्रेंड्स मंत्रालय जिनको मिले, ये सारे जो मंत्री होते हैं फ्रेंड्स, ये सारे के सारे मंत्री काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि मंत्री परिषद के सदस्य होते हैं, इन्हें मंत्री परिषद कहते हैं दोस्तों। तो हमने देख लिया फ्रेंड्स आर्टिकल 74 के अकॉर्डिंग जो हमारे कैबिनेट मंत्रालय जो होता है वो काफी इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है राष्ट्रपति को सलाह मशवरा देने में। बाकी जो होते हैं फ्रेंड्स, अगर कैबिनेट की मीटिंग होती है दोस्तों तो उसमें जो स्वतंत्र प्रभार के मंत्री होते हैं ये इसमें भाग ले सकते हैं अगर इनसे रिलेटेड कोई मीटिंग हो रही हो तो। लेकिन फ्रेंड्स केंद्रीय राज्य मंत्री जो होता है वो कैबिनेट की मीटिंग में भाग नहीं लेता, क्योंकि ये अपना रिपोर्ट कैबिनेट को देता है, कैबिनेट अपने मीटिंग में अपना जो रिपोर्ट है वो प्रधानमंत्री को डायरेक्ट देता है। तो दोस्तों ये उसमें भाग नहीं लेते। जो उप मंत्री होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय राज्य मंत्री को ही फॉलो करते हैं। तो देखा दोस्तों हमने कि किस तरीके से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है मंत्री का जो परिषद है, ये सारे चाहे वो कैबिनेट मिनिस्ट्री हो, केंद्रीय राज्य मंत्री हो या उप मंत्री हो, ये तीनों जो होते हैं फ्रेंड्स ये सारे को सारे मंत्री परिषद के अंदर आते हैं। जैसे कि हमने देखा ये इस तरीके का बना करके है ना, कि ये सारे के सारे जो क्या है वो क्या है, मंत्री परिषद है। दोस्तों मंत्री परिषद की जो संख्या होती है, क्योंकि लोकसभा में दोस्तों जितने भी टोटल जो सीट्स होती है 543 होती है, और जो मंत्री होते हैं वो 543 तो होते नहीं है, गिने चुने ही मंत्री होते हैं। तो कितने मंत्री बनाए जा सकते हैं ये भी एक सवाल उठता है दोस्तों, क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं। तो फ्रेंड्स मैक्सिमम जो होता है मंत्रियों की संख्या जो होती है मंत्री परिषद में वो 15% होती है, यानी कि 15% होती है टोटल जो सीट्स होती है लोकसभा की उसके हिसाब से। जैसे कि अगर टोटल सीट हमारे 543 है, जैसे कि हमने यहाँ पे दिया है सर्किल में, टोटल सीट अगर 543 है तो उसका 15% जो होगा वही हमारा मंत्री परिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में आएगा। यानी कि ये जो इसका 15% कितना हो फ्रेंड्स, तो 81 अप्रोक्स 81, यानी कि 81 जो मंत्री बनेंगे फ्रेंड्स ये मैक्सिमम होगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। इससे कम हो सकता है लेकिन इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो टोटल जो है फ्रेंड्स 81 मंत्री बन सकते हैं, 81 मंत्री बन सकते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री भी इंक्लूड है, यानी कि प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल के मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और केंद्रीय राज्य मंत्री और उप मंत्री, इन सबको मिला करके टोटल 81 मंत्री ही बनाए जा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं बना सकता, ऐसा संविधान में दिया गया है। दोस्तों ये आर्टिकल 75 में भी ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। जैसा कि मैं बता दूं फ्रेंड आर्टिकल 75 में और क्या क्या है। आर्टिकल 75 में दोस्तों कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। दोस्तों मंत्रियों की जो कुल संख्या होगी वो लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से ज्यादा नहीं होगी। ये फ्रेंड्स आर्टिकल 75 में दिया हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे क्वेश्चंस भी आते हैं। आइए देखते हैं फ्रेंड्स इन मंत्रिमंडल जो हमारे हैं मंत्री परिषद के, इनको एक एक करके डिटेल में देखते हैं, फिर इसका एग्जाम्पल भी मैं आपको दूंगा ताकि आपको बड़ी आसानी से समझ में आएगा। जैसे कि फ्रेंड्स कैबिनेट मंत्री में हमने अभी आपको बताया यह सरकार के योग्य और शक्तिशाली नेताओं का समूह होता है। इनकी संख्या 12 से 15 तक या 12 से 25 तक हो सकती है। ये नेता राज्यों की योजना को बनाते हैं और संचालित करते हैं। ये एक विभाग के क्या होते हैं, प्रमुख होते हैं, पूरी की पूरी ये प्रमुख होते हैं। जैसे रेल मंत्रालय हो तो रेल मंत्रालय का जो प्रमुख होता है फ्रेंड्स वो कैबिनेट मंत्री होता है।
ठीक है दोस्तों, क्योंकि जितने भी नेता है, जितने भी मंत्री, वो सारे के सारे जो रिपोर्ट करते हैं वो कैबिनेट मंत्री को ही करते हैं। और जो कैबिनेट मंत्री होता है रेलवे का, वो सीधा सीधा रिपोर्ट करता है हमारे प्रधानमंत्री को। दोस्तों इनके अधीन जो अन्य मंत्री आते हैं वो होते हैं जैसे राज्य मंत्री, जो केंद्रीय राज्य मंत्री होता है। ये कैबिनेट की मीटिंग में भाग लेते हैं, उस मीटिंग में अपनी योजना को रखते हैं और किसी भी विषय की जानकारी जो देश के हित में हो उसका उल्लेख क्या करते हैं, संसद में करते हैं। तो दोस्तों ये इनकी वैल्यू है, काफी ज्यादा है। इनके कुछ और भी खास पावर भी हैं, जैसे कि विदेश नीतियों और विदेशी मामलों पर निर्णय का अधिकार रखते हैं। कौन रखते हैं? कैबिनेट मंत्री जो होते हैं। देश के सभी आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने का काम करते हैं ये। तीसरा पॉइंट है, राष्ट्रपति की सलाहकारी संस्था होती है ये। राष्ट्रपति को इससे परामर्श लेना क्या होता है, जरूरी होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था दोस्तों। साथ ही केंद्र सरकार का मुख्य अंग है जो नीति निर्धारण की श्रेणी में आता है। तो दोस्तों हमने देखा कि इस वक्त खास पावर होती है। प्रधानमंत्री के बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट पावरफुल जो मंत्री होता है फ्रेंड, वो होता है कैबिनेट मंत्री। तो दोस्तों हमने देखा कैबिनेट, एक्चुअली फ्रेंड मैं आपको बता दूं, कैबिनेट जो वर्ड है वो पहले जो हमारे जो पुराना जो संविधान है हमारा, उसमें कैबिनेट शब्द आया नहीं था पहले के टाइम में, जो ओल्ड वाला है। कैबिनेट शब्द तब आया फ्रेंड्स जब आर्टिकल 352 में कोई संशोधन किया गया, जब ये क्या बोलता है, नेशनल इमरजेंसी को लेकर बोलता है। जैसे में मान ले कोई वित्तीय इमरजेंसी आ जाए, है ना, आपातकाल आ जाए, या फिर अगर कोई युद्ध की स्थिति आ जाए, ऐसे में कोई अगर इमरजेंसी आ जाती है तो राष्ट्रपति जो है वो जब इसमें अपना रोल प्ले करता है तो उस समय इसे जरूरत पड़ी थी क्या, कैबिनेट मंत्रियों की। क्योंकि यहाँ पे दिया गया दोस्तों राष्ट्रपति की सलाहकारी संस्था होती है, और ये जो कैबिनेट वर्ड था नहीं, तो उन्होंने बोला कि कैबिनेट मंत्रियों की सलाह से, उनके सिग्नेचर के, उनके मशवरे के बिना राष्ट्रपति कोई भी निर्णय नहीं ले सकता है। इस वजह से कैबिनेट शब्द को फिर संशोधन करके, जो कि 44वां संशोधन था, इसको करके इन्होंने कैबिनेट शब्द को हमारे संविधान में जोड़ा। तो फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आते हैं और लोग कंफ्यूज भी होते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों, इसके बाद जो हमारे दूसरे स्तर पर के जो मंत्री हैं वो क्या होते हैं, राज्य मंत्री। ये राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार होता है वो दूसरे नंबर पे आता है। वैसा राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार नहीं होता वो क्या होता है, वो तीसरे नंबर पे आता है। तो दूसरे नंबर के जो मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार वाले, ये क्या होते हैं, ये स्वतंत्र रूप से मंत्रालय को संभालते हैं। इस पे तीसरे और चौथे कैटेगरी के मंत्रियों की तरह कैबिनेट का हस्तक्षेप नहीं होता, क्योंकि जो तीसरे और चौथे तरफ के जो मंत्री हैं उन पे कैबिनेट का हस्तक्षेप होता है। कैबिनेट को उनको सारा टास्क परफॉर्म करना पड़ता है, कैबिनेट के सामने उन्हें सारी की सारी रिपोर्ट देनी पड़ती है। लेकिन जो स्वतंत्र प्रभार के मंत्री होते हैं उसे कैबिनेट से कोई लेना देना नहीं होता, ये अपना रिपोर्ट सीधे सीधे प्रधानमंत्री को देते हैं। देश के किसी भी तरह के फैसलों के लिए बुलाई गई जो कैबिनेट की बैठक होती है उसमें स्वतंत्र प्रभार के जो मंत्री होते हैं वो शामिल हो सकते हैं, लेकिन राज्य मंत्री शामिल नहीं हो सकता। इसके अलावा अगर किसी मंत्रालय से संबंधित विषय पर बात होती है और उससे संबंधित राज्य मंत्री भी अगर हिस्सा लेते हैं तो उसमें हमारे स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री आते हैं। तो ये हुई फ्रेंड्स स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्रियों की। अब आइए देखते हैं तीसरे नंबर पर राज्य मंत्री की, यानी कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट। दोस्तों इसे आप कंफ्यूज ना करें कि किसी स्टेट के मिनिस्टर, जैसे कि बिहार, उड़ीसा, बंगाल, महाराष्ट्र, ऐसे कोई स्टेट की बात नहीं है। ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट हुआ राज्य मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री, केंद्र सरकार का राज्य मंत्री होता है। जो केंद्र सरकार के जो हमारे कैबिनेट मंत्री होते हैं उनको फॉलो करते हैं ये। तो आप कंफ्यूज ना हो केंद्रीय राज्य मंत्री के नाम सुन करके, क्योंकि कई लोग इससे कंफ्यूज हो जाते हैं इससे। तो मैं फ्रेंड्स आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ा रहा हूँ। दोस्तों राज्य मंत्री जो होते हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री जो होते हैं, वो एक कैबिनेट मंत्री के सहायक के रूप में काम करते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। और कैबिनेट की मीटिंग में भाग नहीं ले सकते, ये भाग नहीं ले सकते हैं। यानी कि जो स्वतंत्र प्रभार वाले होते हैं वो भाग लेते हैं, लेकिन ये भाग नहीं ले सकते। लेकिन सुविधाएं उसे मंत्री वाली ही मिलती है, यानी कि जो फैसिलिटी हमें मिलती है स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री की, वही हमें फैसिलिटी मिलती है राज्य मंत्री को भी। चौथे नंबर पे होते हैं फ्रेंड्स हमारे उप मंत्री। ये जो हमारे उप मंत्री हुए ये चौथे नंबर पे होते हैं। ये जो है अपना जो रिपोर्ट है वो किसे देते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट को देते हैं, यानी कि केंद्रीय राज्य मंत्री को ये अपना रिपोर्ट देते हैं। तो दोस्तों आपने देखा फ्रेंड्स कैबिनेट मिनिस्ट्री क्या होती है, यानी कि जो मंत्रिमंडल के सदस्य जो होते हैं उनका क्या पावर है, स्वतंत्र प्रभार वाले जो मंत्री होते हैं उनका क्या पावर होता है, और जो राज्य मंत्री हैं बिना स्वतंत्र प्रभार वाले उनका क्या पावर होता है। दोस्तों मैं आपको एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं रेल मंत्री के बारे में। रेल मंत्रालय जो है फ्रेंड्स वो कैबिनेट मिनिस्ट्री के अंदर आता है। और रेल मंत्रालय के जैसे पीयूष गोयल हमारे नए रेल मंत्री हैं। दोस्तों अगर पीयूष गोयल हमारे नए रेल मंत्री हैं
तो साथ ही साथ जो राज्य रेल मंत्री होता है, रेल राज्य मंत्री होता है, वो कौन है? वो है मनोज सिन्हा। तो दोस्तों मनोज सिन्हा को रेल राज्य मंत्री बनाया गया है। और साथ ही साथ मनोज सिन्हा जो है वो संचार जो मंत्री है, संचार मंत्री के रूप में वो स्वतंत्र प्रभार के रूप में आते हैं, यानी कि संचार जो है उन्हें स्वतंत्र प्रभार के रूप में मिला है, यानी कि वो उन्हें 2 मंत्रालय मिला है मनोज सिन्हा जी को। एक मिला है स्वतंत्र प्रभार संचार को लेकर के, और एक मिला है रेल राज्य मंत्री के रूप में। तो दोस्तों ऐसा तो हमने देखा फ्रेंड्स कि रेल मंत्री तो हमारे पीयूष गोयल को बनाए गए हैं, लेकिन रेल राज्य मंत्री बनाया गया है मनोज सिन्हा को। जो रेल राज्य मंत्री हैं या मनोज सिन्हा, ये अगर रेल के बारे में अगर कोई बात होती है तो वो सीधा सीधा पीयूष गोयल जी को रिपोर्ट देंगे। लेकिन अगर संचार के रूप में अगर संचार जो डिपार्टमेंट है अगर उसकी अगर कोई रिपोर्टिंग करनी होगी तो ये कैबिनेट में न जाकर के डायरेक्ट प्रधानमंत्री से ये रिपोर्ट करेंगे, यानी कि डायरेक्ट जो है ये प्रधानमंत्री को अपना रिपोर्ट देंगे संचार को लेकर के। और रेल को अगर लेकर के वो रिपोर्ट करनी होगी तो ये रेल मंत्री जो पीयूष गोयल है उनको ही रिपोर्ट करेंगे। तो ये इस तरीके से देखा हमने कि रेल मंत्री और रेल राज्य मंत्री क्या हो गया और ये स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री क्या हो गया। एक और एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ दोस्तों, जैसे कि निर्मला सीतारमण, इन्हें अभी वित्त मंत्रालय दिया गया था। ठीक है दोस्तों, इन्हें वित्त मंत्रालय दिया गया है 2019 के चुनाव के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने इन्हें वित्त मंत्रालय दिया। दोस्तों राज्य वित्त मंत्री भी बनाया गया है। दोस्तों राज्य वित्त मंत्री कौन हुआ? किसी राज्य से संबंधित तो है नहीं, एक केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में वित्त मंत्री दिया गया, वित्त मंत्रालय दिया गया, तो वो दिया गया जयंत सिन्हा जी को। तो दोस्तों आप कंफ्यूज ना होना, क्योंकि जयंत सिन्हा भी हैं वो आपको क्या है, राज्य वित्त मंत्री हैं, और निर्मला सीतारमण जो है वो वित्त मंत्रालय का हेड है, यानी कि ऑल इन ऑल है। तो जो निर्मला सीतारमण है फ्रेंड्स वो कैबिनेट मिनिस्ट्री हो गई, और जो जयंत सिन्हा जो है वो क्या हो गए, ये हो गए आपको मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट, यानी कि स्वतंत्र प्रभार वाले, सॉरी हम मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट हो गए दोस्तों। ठीक है, और जो निर्मला सीतारमण है फ्रेंड्स, जो वित्त मंत्रालय जिन्हें दिया गया है उन्हें उद्योग मंत्रालय भी दिया गया है, और जो उद्योग मंत्रालय फ्रेंड्स उसका उन्हें स्वतंत्र प्रभार दिया गया है, यानी कि वो इंडिपेंडेंट है, यानी कि राज्य मंत्रालय भी दिया गया है और कैबिनेट मंत्रालय भी, कैबिनेट में भी इन्हें जगह मिल गई है निर्मला सीतारमण जी को। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं दोस्तों कि किस तरीके से किस मंत्री को कौन सा पोस्ट दिया गया है और वो किस तरीके से अपने प्रभार को निभाते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पावरफुल जो हुआ फ्रेंड्स मंत्रालय वो कैबिनेट हो गया, यानी कि मंत्रिमंडल के सदस्य हो गए। दूसरे नंबर पे आ गए केंद्रीय राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार के हैं, और तीसरे नंबर पर आ गए केंद्रीय राज्य मंत्री जो बिना स्वतंत्र प्रभार के हैं, और चौथे नंबर पे आ गए हमारे उप मंत्री जो सिर्फ और सिर्फ जो राज्य मंत्री होते हैं उनको रिपोर्ट करते हैं, उनको फॉलो करते हैं। दोस्तों मैं एक और एग्जांपल आपको देना चाहता हूं, जैसे कि कैबिनेट मंत्रालय जो होता है मंत्रिमंडल का, जैसे वित्त मंत्रालय है दोस्तों। तो वित्त मंत्रालय जिन्हें दी गई है वो वित्त मंत्रालय राज्य के रूप में जो बनाते हैं, राज्य वित्त मंत्रालय। ठीक है दोस्तों, केंद्रीय राज्य वित्त मंत्रालय जिन्हें दिया गया है। तो दोस्तों वित्त मंत्रालय में कई तरह के डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे डायरेक्ट टैक्स या फिर इनडायरेक्ट टैक्स वाले जो अलग अलग होते हैं दोनों पार्ट्स। तो इस तरीके से एक मंत्रालय जो है इन दोनों चीजों को देख नहीं सकता, इसलिए वो वित्त मंत्रालय को आपको क्या करते हैं, दूसरे स्तर के जो मंत्री होते हैं, सॉरी तीसरे नंबर का जो मंत्री हमारे राज्य मंत्री यानी कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट वित्त का जो बनाया गया है दोस्तों, वो क्या करते हैं, वो इन सारे डिपार्टमेंट को डिफ्रेंशिएट करके वो उन्हें देखते हैं, उन्हें चेक करते हैं, और सारे जो रिपोर्ट है वो अपने कैबिनेट मिनिस्टर जो वित्त मंत्रालय दिया गया है, जो जिन्हें प्रभार दिया गया है, उन्हें वो क्या करते हैं, रिपोर्ट करते हैं। जो वित्त मंत्रालय जो है वो क्या करता है, डायरेक्ट जो मेन हेड हुआ ऑल इन ऑल, जो कैबिनेट का मिनिस्टर हुआ फ्रेंड्स, वो क्या करता है, डायरेक्ट रिपोर्ट करता है प्रधानमंत्री जी को। तो ये जो हायरार्की बनी हुई है, इसी हायरार्की को समझने में कई लोग कंफ्यूज होते हैं, कई लोग किसी को किसी और मंत्रालय से जोड़ देते हैं और इस तरीके से वो कंफ्यूज हो जाते हैं। दोस्तों आइए देखते हैं इसके साथ कुल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम में आ चुके हैं और आने वाले फ्यूचर में भी इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन क्या क्या है। जैसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, कोई भी व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री बना रह सकता है, यानी कि किसी भी सदन का सदस्य नहीं है उसके बावजूद भी कितने अवधि तक वो मंत्री बना रह सकता है। 4 ऑप्शन दिए गए, 3 महीने, 6 महीने, 1 महीने या फिर जब तक प्रधानमंत्री चाहे तब तक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 महीने। 6 महीने तक बना रह सकता है, उसके बाद उन्हें किसी न किसी सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट है, दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है
किसके प्रति उत्तरदायी होता है दोस्तों? चार ऑप्शन दिए गए हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या फिर संसद के प्रति। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति के प्रति। अगला सवाल देख लेते हैं जल्दी से, क्योंकि 20 मिनट हो गए हैं दोस्तों, कई लोग बोर भी जाते हैं इस बड़े वीडियो देख करके। अगला सवाल है, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं, जो संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री होते हैं वो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा केवल लोकसभा के प्रति। ठीक है दोस्तों, केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ना कि राष्ट्रपति, ना प्रधानमंत्री, ना संसद के प्रति। अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है? 4 ऑप्शन दिए गए, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 74, 75 या फिर 76। दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 75, आर्टिकल 75। अभी हमने आपको बताया था दोस्तों शुरू में आर्टिकल 75 के बारे में। अगला सवाल हमारे पास सवाल है दोस्तों, स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे? जो हमारा भारत, जो स्वतंत्र भारत हुआ दोस्तों, उसमें जो पहला मंत्रिपरिषद बना था उसमें प्रधानमंत्री के साथ कुल कितने सदस्य थे? 36, 40, 42 या 45। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 36। अगला सवाल है, सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, लोकसभा के प्रति या फिर संसद के प्रति? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों लोकसभा, है ना। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना दोस्तों। अगला सवाल है, मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? मंत्रिपरिषद करता है, केंद्रीय मंत्रीगण करते हैं, केंद्रीय और राज्य मंत्रीगण करते हैं, फिर सभी मंत्री करते हैं? इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय मंत्रीगण करते हैं। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? कौन कौन सा? विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, भर्त्सना प्रस्ताव, फिर स्थगन प्रस्ताव? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विश्वास प्रस्ताव। ठीक है दोस्तों, एग्जाम पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में दोस्तों, तो आप इसे ध्यान से देखेंगे। आप चाहें तो वीडियो को दोबारा भी रिप्ले कर सकते हैं दोस्तों। और अब तक हमारे वीडियो को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, और जहां तक हो सके अपने फ्रेंड सर्किल में, चाहे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर आपसे शेयर कर सकते हैं, ताकि और लोगों को भी इससे फायदा हो सके दोस्तों। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।